ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका चैप्टर यूनिट 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारी अब तक की 6 क्लासें हो चुकी हैं। ये 7वीं क्लास है। यदि आपने वो 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो इस क्लास को ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि सब कंटेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सीरीज होती है कंटेंट की, तो बेटर ये है कि आप इस कक्षा को शुरू करने से पहले आप पहली 6 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट में हमने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में विस्तार, या आप कह सकते हैं पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ये वाला टॉपिक मेन रूप से पढ़ा था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो इसी का सेकंड पार्ट है, मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। आज शुरू करेंगे हम शिफ्ट इन सप्लाई, उसको साथ साथ में रिवाइज करना होगा हमें। पूर्ति में खिसकाव क्या होता है, वो था मूवमेंट अलोंग इन सप्लाई व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइसेस। अपने प्राइस को छोड़कर दूसरे फैक्टर के कारण सप्लाई यदि चेंज होती है तो पूर्ति में खिसकाव और पूर्ति मूवमेंट अलोंग मीन्स शिफ्ट इन सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग इन सप्लाई, इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछ लेते हैं। मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई क्या कहता था, वैन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी चेंज, वहां भी सप्लाई की ही क्वांटिटी चेंज हो रही है, और शिफ्ट में भी सप्लाई की क्वांटिटी चेंज हो रही है। लेकिन चेंज होने का कारण क्या है, इसका कारण था चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण यदि सप्लाई चेंज होती है तो हम उसे कहेंगे मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र पर संचलन, मूवमेंट कहलाएगा वो। कब, जब उसकी अपनी कीमत के कारण उसकी सप्लाई चेंज होती है। जबकि हम शिफ्ट इन सप्लाई, पूर्ति में खिसकाव की बात करें तो यहां भी सप्लाई चेंज हो रही है, लेकिन सप्लाई चेंज किसके कारण हो रही है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपनी कीमत को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स के कारण, है ना। सप्लाई फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे, अभी दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। देन इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई। ये इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है उसी की तरह। इसमें दूसरा अंतर क्या हो गया, मूवमेंट अलोंग में, मूवमेंट में, संचलन में, और शिफ्ट में, खिसकाव में। पहला अंतर तो क्या हुआ, पहला अंतर हुआ कि ये मूवमेंट अलोंग जो होता है, उस पूर्ति में संचलन अपनी कीमत के कारण होता है, और पूर्ति में खिसकाव अपनी कीमत को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स के कारण होता है। दूसरा अंतर, न्यू सप्लाई कर्व फॉर्म्ड, नया सप्लाई कर्व बनता है इसमें। ये हमारा सप्लाई कर्व था, इसमें नया ही बन जाएगा। प्राइस सेम रहते हैं, उसमें क्या हो रहे थे, प्राइस चेंज हो रहे थे उस कमोडिटी के खुद के। यहां नया सप्लाई कर्व बन रहा है बेटा जी, है ना। ये एस था, ये S1 न्यू सप्लाई कर्व बन गया। प्राइस इसके सेम रहेंगे, किसमें, पूर्ति में खिसकाव, सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई में। तो दूसरा अंतर हो गया कि इसमें नया सप्लाई कर्व बनता है, उसमें नया सप्लाई कर्व नहीं बनता। इसमें सप्लाई कर्व
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर भी फॉरवर्ड हो सकता है। ये भी दो तरह का होता है। अच्छा, पहले हम बात कर लें फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर के कारण नया सप्लाई कर्व बनता है या पूर्ति में खिसकाव होता है, शिफ्ट इन सप्लाई होता है। फैक्टर्स हमने यहाँ भी पढ़े थे बेटा जी, ये मैं आपको याद दिलवा दूँ पिछले में। ये वाले डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये सारे हमने यहाँ पे पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में। और इसमें क्या क्या पढ़ा था बेटा, ये वाले पीएक्स। पीएक्स का मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स, और प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, इसके कारण होता है मूवमेंट अलोंग इन सप्लाई या पूर्ति में संचलन। और ये बाकी सारे जितने भी फैक्टर हैं, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई, जी पी, ये सारे फैक्टर के कारण होता है पूर्ति में खिसकाव, शिफ्ट इन सप्लाई। तो इन्हीं फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पीएक्स को छोड़ देंगे क्योंकि उसके कारण वो तो मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व होता है। पीआर, वो पीएक्स हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट इज पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। जब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिक्रीज होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं बेटा जी, हैं तो मैं बस याद दिलवा सकता हूँ बेटा, आप तो इतनी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स, ये सारे हमने पढ़े थे कौन से चैप्टर में, यूनिट 2 में, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड में। एक एग्जाम्पल याद दिलवा देता हूँ इसमें। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है चाय और कॉफ़ी, अर्थात वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम आ सकती हैं। चाय के स्थान पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। पेप्सी, कोक, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में कमी होती है तो इंक्रीज इन सप्लाई होता है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। पूर्ति में कमी कब होगी, सब्स्टिट्यूट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ फर्म्स, भाई जितनी ज़्यादा फार्म होंगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होती है, कॉमन सी बात जानते हैं। तो फर्म की संख्या बढ़ जाएगी तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, फर्म की संख्या कम हो जाएगी तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा है। गोल ऑफ फर्म, अधिकतम लाभ का उद्देश्य है तो सप्लाई क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, पूर्ति में वृद्धि कर देगा। अधिकतम बिक्री का है, मैक्सिमम सेल्स का यदि उसका उद्देश्य है, ये तो देखना पड़ेगा भाई एक बार, सप्लाई नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आएगा बेटा अधिकतम बिक्री और यहाँ पे आएगा अधिकतम लाभ। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है वो, तो फिर उसको सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अधिकतम सेल्स रखना चाहता है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। बिक्री ज़्यादा करना चाहता है तो सप्लाई बढ़ाएगा ही। उत्पादन के कारकों की कीमत, कारक लागत में यदि कमी आती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, कारक लागत में फैक्टर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो सप्लाई, क्योंकि फिर बनाने में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, रेट चेंज हुए नहीं, तो वो ऑटोमेटिक सप्लाई कम कर देगा। टेक्नोलॉजी बेटर होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी ख़राब होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। भविष्य में संभावित कीमत, ये सारी मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दी थी बेटा वहाँ। भविष्य में कीमतों में कमी की संभावना है तो भाई फ़िलहाल तो अच्छे रेट मिल रहे हैं, आगे रेट कभी कम हो जाए इसलिए हम सप्लाई बढ़ा देंगे। और भविष्य में कीमतों की वृद्धि की संभावना है तो भाई अभी तो 500 रुपये पर पीस जा रहा है, आगे वो शर्ट हो सकती है 700 बिक जाए, दीपावली का मौसम आ रहा है, डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, तो इस चक्कर में अब हम क्या करेंगे, सप्लाई फ़िलहाल कम कर देंगे, जब 700 रुपये हो जाएगी तब बेचेंगे। सरकार की नीतियाँ, टैक्स में कमी करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, टैक्स में वृद्धि कर देगी सरकार तो सप्लाई कम हो जाएगी। देन
शिफ्टेड इन सप्लाई भी दो तरह की होती है। शिफ्टेड इन सप्लाई, नंबर एक इंक्रीज इन सप्लाई और नंबर दो डिक्रीज इन सप्लाई। ऐसे ही एक तीसरा अंतर हो गया बेटा जी अब किसमें, शिफ्ट इन सप्लाई या पूर्ति में खिसकाव और पूर्ति में संचलन में। पूर्ति में संचलन दो तरह का होता है, एक्सटेंशन इन सप्लाई पूर्ति में विस्तार एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई पूर्ति में कमी, पूर्ति में संकुचन होता है वो। यहां पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। यदि सप्लाई बढ़ जाती है किसके कारण, फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स के कारण, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। वर्तमान कीमत पर जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहते हुए अन्य कारणों से पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। कीमत 50 ही है, 20 है, यहाँ भी कीमत 20 ही है, अर्थात उसकी वस्तु की अपनी कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया है, कीमत सेम है। पूर्ति मात्रा पहले 100 थी, अब 150 हो गई। किसके कारण हो सकती है, इन सारे कारणों के कारण। भाई हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हो, भविष्य में कीमतों में कमी की संभावना हो गई हो, सरकार ने टैक्स कम कर दिए हों और फैक्टर कॉस्ट में कमी आ गई हो, फर्म का जो गोल है वो मैक्सिमम सेल्स का हो गया हो, बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ गई हो। इन सब के कारण जो सप्लाई है वो 100 टू 150 हो गई, बढ़ गई। वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। कैसे डायग्राम बनेगा बेटा जी, ये सप्लाई है, ये इसी में समझा दूं, चलो। ये वाला सप्लाई कर्व पहला है, इस सप्लाई कर्व पे जब कीमत 20 थी, ये वाला डायग्राम बन गया। क्वांटिटी कितनी हो गई बेटा जी, 100, ये वाली चीज़ शो कर दी। जब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे थे, 100। अब भी प्राइस 20 है और सप्लाई कितनी हो गई, 150। तो इसका मतलब ये आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये पॉइंट आएगा, इसके पैरेलल एक लाइन डाल देंगे, ये हो जाएगी हमारे नया सप्लाई कर्व S1। देन डिक्रीज इन सप्लाई, ऐसे जैसे इंक्रीज हो रहा था ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। जब वर्तमान कीमत पर वस्तुओं की अपनी कीमत स्थिर रहते हुए अन्य कारणों से पूर्ति घट जाती है, पूर्ति में कमी हो गई, इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। इसका भी डायग्राम वही, कीमत दोनों 2020 है, कीमत में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले सप्लाई 100 थी, सेम एग्जाम्पल है, 100 से यहाँ 150 हो गई थी, इंक्रीज हो गया था, यहाँ 100 से 70 हो गया, डिक्रीज हो गया। डेफिनेशन है ये डिस्क्रिप्शन में, वही डायग्राम है। पहले 20 थी, यहाँ पे ये 100 है बेटा जी, अब कितनी होगी, 70। तो इसका मतलब इधर चलेंगे, अब हम इसी 20 पे यहाँ 70 के ऊपर जाएंगे, जहाँ ये आएगा उसको एक नई लाइन बना देंगे, नया न्यू सप्लाई कर्व S1 बना लेंगे। सिंपल है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लोगे, डेफिनेशन एक की याद कर लोगे, दोनों की हो जाएगी, थोड़ा सा ही चेंज है। देन इसमें सप्लाई इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे इसमें सप्लाई डिक्रीज हो गई। देन ये अच्छे क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है, आता ही है अक्सर ही। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इन रेस्पेक्ट टू द सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। उसकी अपनी कीमत में कितने परसेंट चेंज हुआ और उस चेंज के कारण उस वस्तु की क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ, इन दोनों का
अनुपात कहलाता है क्वांटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आगे हम शो करेंगे ई एस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ई डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही है, बस डिमांड वाला ही है सारा सारा कुछ, फॉर्मूले भी वही हैं सब चीज़ें। तो इसका एक फॉर्मूला तो बन गया, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस अपॉन, इसका मतलब है ये नीचे आएगा, पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूला ई एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। उसमें आप देखते होगे ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला भी फॉर्मूला यही था, उसमें बस माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण मैं बता देता हूँ कि यहाँ प्राइस और सप्लाई दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाती है। इनका रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन, इसलिए माइनस का चिन्ह आता था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पॉजिटिव होती है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव होता है। प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी घट जाएगी, दोनों एक साथ बढ़ेंगे या एक साथ घटेंगे। बस इतना ही है, एक डेफिनेशन है, एक ये दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना, ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चंस। एट ए मार्केट प्राइस ₹10 ए फर्म सप्लाइड 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बिल्कुल उसी की तरह कर लो बेटा जी। पहले लिखो ई एस, है ना, क्वेश्चन ये बस एक बार नज़र मारो इस पे। और ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें भी बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले में। आप सीधी सीधी बातें लिखो, P1 P2, है ना, पहले प्राइस कितनी थी, बाद में प्राइस कितनी थी, और ऐसे ना लिख के दूसरे मेथड से लिखो, ये P1, ये P2, ये Q1, ये Q2, और डेल्टा P और डेल्टा Q। P1 शुरू में प्राइस कितना था, P2 बाद में प्राइस कितना हो गया चेंज होके, Q1 शुरू में कितनी क्वांटिटी सप्लाइड थी, बाद में कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, डेल्टा P दोनों के प्राइस में कितना चेंज आया, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी। अब ये कहता है एट ए मार्केट प्राइस ₹10, शुरू में 10 रुपीज़ था, सप्लाइड 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 4 यूनिट बेच रहा था ये, एक फर्म 10 रुपये बाजार कीमत पर उत्पाद की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। अब बाजार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है, मार्केट प्राइस डिक्रीज नहीं बेटा जी, ये इंक्रीज है, इंक्रीज टू ₹30, क्योंकि 10 से कितनी हो गई 30। फर्म की पूर्ति की कीमत लोच 1.25 है। नई कीमत पर फर्म की कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी, ये पूछा है आपसे। ऐसा ही है भाई, नई ये कह रहा है व्हाट क्वांटिटी विल बी फर्म सप्लायर, नई कीमत पर P2 कीमत 30 रुपये वाली कीमत पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगी फर्म। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेटा जी X। मान लीजिए X क्वांटिटी सप्लाई करेगी। डेल्टा P कितना अंतर आया 20 का, P2 माइनस P1, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, ये X माइनस 4, क्यों, फॉर्मूला क्या था Q2 माइनस Q1। अच्छा एक सिंपल सी चीज़ है, देखो बेटा कीमत बढ़ी है
तो ये तो तुम्हें देख के ही अंदाज़ा लग रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई से कीमत बढ़ी है तो ये क्यू बढ़ेगा, इट मीन 4 से ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। एक ये भी अंदाज़ा है। यदि कीमत घटती तो सप्लाई भी घट जाती, कीमत बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ेगी पक्का। अब कितनी बढ़ेगी ये देखना है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ई एस की जगह कितना रख दूं बेटा जी, 1.25। पी प्राइस, P1 जो था 10, शुरू में प्राइस 10 था, क्वांटिटी 4 थी। डेल्टा क्यू x माइनस 4 हो गया ये वाला, अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी हो गया हमारा 20। सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 1.25 इज इक्वल टू 10 1 जा 10 2 जा x माइनस 4 अपॉन 8 अपॉन 1 कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 2 10। तो x इज इक्वल टू 10, ये तो 10 हो गया, इस माइनस 4 को इधर लाएंगे प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 14। अर्थात न्यू प्राइस पर वो वस्तु 14 क्वांटिटी सप्लाई करेगी, 14 यूनिट्स की सप्लाई करेगी। इस तरह के क्वेश्चन है ना। ये वाली चीज़, इसमें से कोई भी सब 1 2 कोई 3 या 4 चीज़ें दे देंगे, कोई सी भी चीज़ पूछ सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी ये पूछ सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया ये पूछ सकते हैं, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, ये वाली पूछी जा सकती है, बाकी चीज़ दे दें, ये वाली पूछी जा सकती है, बाकी ये और ये दे दें तो इसको पूछ लेंगे, किसी को भी पूछ सकते हैं इसमें से। आप निकालना जानते हैं, मैथ्स इतना तो आता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, है ना। इसका एक मोटा सा, अभी भी तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका एक आइडिया सा दे देता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक है ना, नमक की कीमत थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, सप्लाई लगभग उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है। जैसे किसान के प्रोडक्ट्स हैं, उसका तो जितना पैदा होगा उतना ही सप्लाई करना है उसे मार्केट में, तो हम कह सकते हैं कि जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जो खेती के उत्पाद हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रेट में चेंज होते ही बहुत सारा माल बाज़ार में आ जाता है, उनको हम कह देंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है। अर्थात कीमत में यदि थोड़ा सा परिवर्तन होते ही सप्लाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है। और कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होने पर भी सप्लाई में परिवर्तन कम होता है तो उन चीज़ों को हम कह देते हैं कि इनइलास्टिक हैं, कम लोचशील हैं, इलास्टिसिटी इनकी कम है। नेचर, अच्छा अब इसमें बात करेंगे पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, कि उसको बनाने में, उसके प्रोडक्शन में जिन चीज़ों का, जिन फैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है वो कैसे है। इफ़ कमोडिटी अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड सप्लाई विल बी इलास्टिक। यदि सामान्यतः उपलब्ध आगतों का प्रयोग किया जाता है तो पूर्ति लोचदार होगी। आसानी से उपलब्ध हैं तो फिर पूर्ति लोचदार होगी। कीमतें बढ़ते ही वो आसानी से उपलब्ध हैं और फैक्टर्स खरीद लेगा और अपना पूर्ति बढ़ा देगा। यदि आसानी से उपलब्ध नहीं है
तो फिर पूर्ति नहीं बढ़ा पाएगा। नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, प्राकृतिक बाधा, यदि प्राकृतिक बाधाएं ज़्यादा हैं तो पूर्ति कम लोचदार होती है। जैसे टीक की लकड़ी, भाई एक लकड़ी का, एक टीक के पेड़ को तैयार होने में 40 साल लगते हैं। अब कीमत कितनी भी बढ़ जाए, सप्लाई कहाँ से बढ़ा दोगे? 40 साल बाद ही बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही तो कर सकते हो कि भाई जितने पेड़ हैं उनको तो सप्लाई कर दें हम, बाकी हम क्या करें, बहुत सारे पेड़ लगा दें। अब लगाने के अगले दिन तो टीक की लकड़ी बन नहीं जाएगी, 30 या 40 साल लगेंगे, तो 30-40 साल बाद ही सप्लाई बढ़ेगी। तो यदि प्राकृतिक बाधाएं हैं तो सप्लाई में उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है, प्राकृतिक बाधाएं नहीं हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगी। रिस्क टेकिंग्स, जोखिम सहन करना, if producers are willing to take risk of higher output of supply will be more elastic, यदि उत्पादक अधिक जोखिम लेने का इच्छुक है तो पूर्ति अधिक लोचदार होती है, फटाफट बदल देता है फैक्ट्री में। वरना तो कुछ जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो फैक्ट्री में कोई चेंज नहीं करते, अपना जैसा चल रहा है चलने दो। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। परसिएबल गुड्स उनको बोलते हैं जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे सब्जी है, दूध है, ब्रेड है। परसिएबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक, कीमत में परिवर्तन कितना भी हो जाए, टमाटर जो किसान ने तोड़े हैं वो बाज़ार में उसे पहुंचाने ही है, भले ही कीमत कम भी हो जाए, जब भी सप्लाई उतनी ही रखनी है उसको, क्योंकि 2-4 दिन में तो टमाटर ख़राब हो जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे तो कम कीमत में ही दे दो। तो ऐसी वस्तुएं, दूध है तो दूध तो उसको बेचना ही है, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा 10-5 दिन में। ऐसा तो स्टोर तो कर नहीं सकता वो, जब कीमतें बढ़ेंगी, भाई अब कीमतें कम हो गई आज बाज़ार में, भाई अब सप्लाई नहीं कर रहे, इसको स्टोर कर लो, और जब कीमत बढ़ जाएगी जब बेच देंगे, जब बेचने का नंबर आएगा तब तक तो दूध खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए कीमत कम भी हो जाए तब भी उसको सप्लाई करनी है। इसी तरह से कीमत बढ़ भी जाए तो भैंस और गाय तो दूध उतना ही देगी ना, 10 किलो दूध दे रही है उसकी गाय तो 10 ही देगी। कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं वो 15 किलो कहाँ से प्रोडक्शन कर देगा। तो ये लेस इलास्टिक होती हैं, कम इलास्टिक होती है, अर्थात कम लोचदार होती है। टाइम फैक्टर, इन लॉन्ग पीरियड देयर विल बी मोर इलास्टिक, यदि लंबे समय में बात करें, जैसे टीक की लकड़ी की बात कर रहे थे हम, 100 साल में बात करें तो 100 साल में इलास्टिक हो जाएगी। यदि बहुत कम टाइम है, आज ही चाहिए हमें, इलास्टिसिटी नहीं होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक, यदि तकनीक जटिल और महंगी है, मशीन बहुत महंगी है, तो फिर उनमें इनपुट्स करने में, उनमें मशीन खरीदने में, सप्लाई बढ़ाने में टाइम लगेगा, अर्थात फिर पूर्ति कम लोचदार होगी, लेस इलास्टिक होगी। देन इसके क्वेश्चंस, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर मीन्ड बाय टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशंस ऊपर दी हुई हैं। कुल ये मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा जी आपको दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप खुद करेंगे समय के साथ, है ना। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करवा दूं मैं, फिर आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फार्म earns a revenue of 50 when market price of good is 10। एक वस्तु की बाजार कीमत 10 रुपये है जब फर्म 50 रुपये की आय अर्जित करती है। भाई क्या पूछ रहा है ये? पूर्ति वक्र की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी पूछ रहा है। भाई दो ही फॉर्मूले हैं, कौन से? एक तो परसेंटेज वाला, एक पी अपॉन क्यू वाला। परसेंटेज इसमें कहीं लिख नहीं रखी, सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी ऑफ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इतना तो बिना पढ़े, बस इतना सा देख के लिख लो। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये डेल्टा P, ये Q1, ये Q2 और ये डेल्टा Q। अब इनको जहाँ जहाँ मिलते रहे हमें चीज़ें, वो चीज़ें, और लास्ट में हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब कह रहा है ये,
अर्न्स रिवेन्यू ऑफ 50 रुपीज़ का रिवेन्यू मिलता है, मीन्स 50 रुपीज़ उसे 50 रुपये की आय अर्जित करता है। शाम को गल्ला उठाता है 50 रुपये का, जब बाज़ार कीमत 10 रुपये है। बाज़ार कीमत तो 10 रुपये हो गई, 50 रुपये की उसने वस्तुएं बेची हैं, तो कितनी कितनी वस्तुएं बेच दी होंगी भाई? एक की कीमत तो 10 रुपये है और कितनी 50 रुपये की बेची हैं उसने, तो कितनी बेच दी? 5। ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे सकते हैं। जब बाजार कीमत बढ़कर 15 हो जाती है, अब कीमत कितनी होगी? 15। द मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 15, नाउ फार्म अर्न्स द रिवेन्यू ऑफ 150। अब कितना कमा रही है? 150 रुपीज़ का शाम को गल्ला उठाती है, 150 रुपीज़ का प्रोडक्ट्स बेच देती है, और एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी? 15 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? कितने प्रोडक्ट बेचे होंगे उसने? 10। 150 बाई 15। समझ आई? ये 5 और 10 कहाँ से लिए मैंने? 10 रुपये का एक सामान था, शाम को 50 रुपये की बिक्री कर दी, तो इसका मतलब 10 गुणा 5 बराबर 5। यहाँ 15 गुणा 10 बराबर 150 रुपये की बिक्री कर ले। इसका मतलब ES इसने पूछा है क्या होता है। डेल्टा P निकाल लो भाई। 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। डेल्टा Q 10 माइनस 5 5। चलो जी, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसकी। ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। P कितना हो गया बेटा जी? 10 बटे Q 5 गुणा डेल्टा Q 5 डेल्टा P 5। 5 से 5 काट दूँ, 5 दूनी 10, तो ES बराबर 2 आंसर हो गया। सिंपल है, 3 या 4 नंबर की बात हो गई हमारे। 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आना है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, एक चित्र तथा अनुसूची की सहायता से पूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शेड्यूल। ये वाला डायग्राम बनता था बेटा। जब कीमत बढ़ जाती है, जब कीमत कम हो जाती है। P1 कीमत बढ़ गई, सप्लाई भी Q1 से बढ़ के Q से बढ़ के Q1 हो गई। जब कीमत P से कम होकर P2 हो गई, तो सप्लाई Q से लेस होकर, कम होकर, डिक्रीज होकर Q1 हो गई। ये सप्लाई कर्व है। ये वाला ऊपर मैंने समझा रखा है, ये आंसर देना है। चलिए, ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। 7 लेक्चर हैं इस यूनिट के, और ये यूनिट कितने मार्क्स की है भाई? ये 10 या 12 मार्क्स की है बेटा जी, है ना? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 7 लेक्चर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अपनी बुक के क्वेश्चन आंसर करिएगा, समझिएगा। बहुत सारे आपकी बुक में सोल्व होंगे, बहुत सारे अनसोल्व होंगे। जो समझ नहीं आए उसको अपने सर से, टीचर से पूछिएगा। चलिए, आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना? और उम्मीद है आपको आज की चीज़ें समझ आई होंगी। आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको समझने में परेशानी रही, क्या आपको समझने में आसानी रही, जिससे हम नेक्स्ट लेवल पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने लेक्चर्स में कर सकें। चलिए, धन्यवाद। ए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।